दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हम लोगों ने सूचना प्रौद्योगिकी एआई जो चैप्टर था उससे। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 पेरेंट बेबी, एक तो ये पढ़ने वाले हैं। दूसरा पढ़ने वाले हैं स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्लोनिंग। 3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 3 पेरेंट बेबी, और इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्पस केस 9, इसके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो 4 टॉपिक है कुल मिलाकर। तो आइए देखते हैं। लिखा है CRISPR CAS9 एक क्रांतिकारी जीन संपादन तकनीक है जो बैक्टीरिया की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली से विकसित हुई है, जहां वे इसका उपयोग वायरल संक्रमणों से लड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। क्रिस्पस शब्द का अर्थ होता है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। जबकि CAS9 एक विशिष्ट प्रोटीन यानी कि न्यूक्लियस को संदर्भित करता है जो विशिष्ट स्थानों पर DNA को काटने के लिए आणविक कैंची की तरह काम करता है। एक गाइड RNA यानी कि gRNA को Cas9 एंजाइम के साथ संयोजित करके वैज्ञानिक लगभग किसी भी जीन को अत्यधिक सटीक और कुशल तरीके से लक्षित और संशोधित कर सकते हैं। इस खोज ने चिकित्सा, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है, जिससे आनुवांशिक संशोधन पहले से कहीं अधिक तेज, सस्ता और सटीक हो गया है, ठीक है। तो ये CRISPR CAS9 की कार्यप्रणाली क्या है? तो देखिए, CRISPR CAS9 प्रणाली में दो मुख्य अणु होते हैं, ठीक है, जो DNA में परिवर्तन लाते हैं। ये है Cas9 नामक एक एंजाइम। यह आणविक कैंची की तरह कार्य करते हैं, एक जोड़ी के रूप में कार्य करते हैं, जो जीनोम में एक विशिष्ट स्थान पर DNA के 2 स्ट्रैंड को काटता है ताकि DNA के कुछ हिस्सों को जोड़ा या हटाया जा सके, ठीक है। एक गाइड RNA यानी कि gRNA, जिसमें एक लंबे RNA इसके फोल्ड के भीतर स्थित पूर्व डिजाइन किए गए RNA अनुक्रम का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। इसके फोल्ड वाला हिस्सा DNA से जुड़ता है और पूर्व डिजाइन किया गया अनुक्रम Cas9 को जीनोम के सही हिस्से में गाइड करता है। यह सुनिश्चित करता है कि Cas9 एंजाइम जीनोम में सही बिंदु पर कट जाए, ठीक है। गाइड RNA को DNA में एक विशिष्ट अनुक्रम को खोजने और उससे जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। गाइड RNA में RNA बेस होते हैं जो जीनोम में लक्ष्य DNA अनुक्रम के पूरक होते हैं। इसका मतलब है कि कम से कम सिद्धांत रूप में गाइड RNA केवल लक्ष्य अनुक्रम से ही जुड़ेगा और जीनोम के किसी अन्य क्षेत्र से नहीं, ठीक है। Cas9 DNA अनुक्रम में उसी स्थान पर गाइड RNA का अनुसरण करता है और DNA के दोनों स्ट्रैंड में कट बनाता है, ठीक है। इस स्तर पर कोशिका पहचानती है कि DNA क्षतिग्रस्त है और इसे ठीक करने का प्रयास करती है, ठीक है। क्रिस्पस Cas9 अन्य मौजूदा जीनोम संपादन उपकरणों के लिए एक कुशल और अनुकूलन योग्य विकल्प साबित हो रहा है। चूँकि क्रिस्पस Cas9 प्रणाली स्वयं DNA स्ट्रैंड को काटने में सक्षम है, इसलिए क्रिस्पस को अन्य उपकरणों की तरह अलग अलग क्लोनिंग एंजाइम के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं है। उसे आसानी से उसके DNA लक्ष्यों तक ले जाने के लिए डिजाइन किए गए टेलर मेड गाइड RNA यानी कि gRNA अनुक्रमों के साथ मिलान किया जा सकता है। ऐसे हजारों gRNA अनुक्रम पहले से ही बनाए जा चुके हैं और शोध समुदाय के लिए उपलब्ध है, ठीक है। क्रिस्पस Cas9 का उपयोग एक साथ कई जीनों को लक्षित करने के लिए भी किया जा सकता है,
जो एक और लाभ है जो इसे अन्य जीन संपादन उपकरणों से अलग करता है। क्रिस्पस Cas9 के अनुप्रयोग, ठीक है। तो सबसे पहले दवा के क्षेत्र में देखें तो आनुवंशिक विकारों का उपचार जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। दूसरा है जीन थेरेपी का विकास किया जा सकता है। तीसरा है कैंसर अनुसंधान और इम्यूनोथेरेपी में उपयोग। कृषि क्षेत्र में देखें तो रोग प्रतिरोधी, सूखा सहिष्णु या अधिक उपज वाली फसलों को उगाना, ठीक है, और भोजन की पोषण गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। पशुधन अनुसंधान के क्षेत्र में देखें तो बेहतर गुणों के लिए पशुधन में जीन संपादन और मानव रोगों के लिए पशु मॉडल बनाना। इसके बाद देखें तो सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी में भी इसका अनुप्रयोग है। तो जैव ईंधन का विकास, ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन और औद्योगिक उपयोगों के लिए सूक्ष्म जीवों का अभियांत्रिकी विकास, ठीक है। आगे की राह देखें तो क्रिस्पस Cas9 को मनुष्य में नियमित रूप से उपयोग किए जाने में कई वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि अधिकांश शोध अभी भी पशु पर मॉडल या पृथक मानव कोशिकाओं में इसके उपयोग पर केंद्रित है। हालांकि अंतिम लक्ष्य इसका उपयोग मनुष्य में रोगों के नियमित उपचार के लिए करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्रिस्पस Cas9 को पढ़ा। क्रिस्पस Cas9 का मतलब CRISPR और CAS9, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 पेरेंट बेबी, ठीक है। ये क्या है? तो 3 माता पिता वाला बच्चा एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग एक विशेष प्रकार के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि MRT कहा जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, MRT क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल रोगों के संचरण को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि MRT विकसित की है, जिसमें माँ के अंडे में दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया को डोनर से स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल में बदलना शामिल है। MRT में 2 प्राथमिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। पहला प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफ़र, ठीक है, प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफ़र। इस विधि में माता के अंडे और दाता के अंडे दोनों को पिता के शुक्राणु से निषेचित किया जाता है। फिर दोनों निषेचित अंडों में नाभिक निकाल दिए जाते हैं। माता के निषेचित अंडे से नाभिक, जिसमें उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है लेकिन दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, को दाता के अंडे में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया होता है लेकिन जिसका नाभिक त्याग दिया गया होता है। परिणामी भ्रूण में माता और पिता दोनों से परमाणु DNA और दाता से स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है। तो 2 टेक्निक, एक तो ये प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफ़र की बात है, दूसरा है मातृ स्पिंडल स्थानांतरण, ठीक है, यानी कि मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र। ये क्या है? इस तकनीक में निषेचन से पहले उसके अंडे में स्पिंडल उपकरण, जिसमें माता का परमाणु DNA होता है, को निकालना और उसे दाता अंडे में स्थानांतरित करना शामिल है, जिसका नाभिक निकाल दिया जाता है। शुक्राणु द्वारा निषेचित होने पर दाता अंडे में माँ के परमाणु DNA के साथ स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है। तो यह काम कैसे करता है इसे देखें। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारी कोशिकाओं के अंदर छोटे पावर हाउस होते हैं, ठीक है, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। उनके पास अपना DNA होता है जो कोशिका के नाभिक में DNA से अलग होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल रोग ये गंभीर स्थितियां हैं जो माँ से विरासत में मिली दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल कारण होता है, ठीक है। MRT यह तकनीक एक दाता अंडे से स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया लेती है और माँ के अंडे में दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया को बदल देती है, जिसका परिणाम स्वरूप अंडा पिता के शुक्राणु से निषेचित होता है। परिणाम देखें तो बच्चे में 3 लोगों की आनुवंशिक सामग्री होती है, एक तो माँ के, ठीक है, न्यूक्लियर DNA, और दूसरा पिता के
ये न्यूक्लियर डीएनए और जो दाता के है, ठीक है, जो देने डोनर है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है। तो ये अब ये है कि क्या यह कानूनी है? तो एमआरटी की वैधता देश के अनुसार अलग अलग होती है। यह वर्तमान में यूके और कुछ अन्य देशों में कानूनी है, ठीक है। नैतिक विचार में देखें तो एमआरटी कुछ नैतिक चिंताएं पैदा करती है, जैसे कि बच्चे के स्वास्थ्य और पहचान पर संभावित प्रभाव। हालांकि समर्थक तर्क देते हैं कि यह गंभीर बीमारियों को रोकने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि नैतिक विचार और सुरक्षा संबंधी चिंताएं। तो 3 माता पिता वाले बच्चों की शुरुआत से कई नैतिक प्रश्न और सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती है। पहला, नैतिक दुविधाएं क्या है? तो आलोचकों का तर्क है कि मानव भ्रूण में हेर फेर करने से भगवान की भूमिका निभाने के बारे में नैतिक प्रश्न उठते हैं और इससे भविष्य की पीढ़ियों में अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। इन तरीकों में पैदा होने वाले बच्चों पर दाताओं की सहमति और संभावित मनोवैज्ञानिक प्रभावों के बारे में चिंताएं हैं, ठीक है। दूसरा है स्वास्थ्य जोखिम। इन तकनीकों के माध्यम से पैदा होने वाले बच्चों पर एमआरटी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव काफ़ी हद तक अज्ञात है। हालांकि शुरुआती परिणाम आशाजनक हो सकते हैं, लेकिन 3 अलग अलग व्यक्तियों से आनुवंशिक सामग्री लेने से उत्पन्न होने वाली संभावित जटिलताओं के बारे में अभी चिंता है, ठीक है। तीसरा है कि नियामक चुनौतियां। विभिन्न देशों में एमआरटी और आनुवंशिक हेरफेर तकनीक के बारे में अलग अलग नियम हैं। कुछ स्थानों पर जैसे कि यूएसए में सख्त नियम इन तकनीकों के अनुसंधान और अनुप्रयोग को सीमित करते हैं, जबकि यूके जैसे अन्य देशों में उन्हें नियंत्रित परिस्थिति में अपनाया है, ठीक है। चौथा है डिजाइनर बच्चे। ऐसी आशंका है कि आनुवंशिक हेरफेर में प्रगति डिजाइनर बच्चे पैदा कर सकती है, जहां माता पिता स्वास्थ्य संबंधी विचारों से परे गुण या विशेषता चुन सकते हैं, ठीक है। 3 माता पिता वाले बच्चे प्रजनन तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका उद्देश्य माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों को रोकना है, जबकि इन स्थितियों से प्रभावित परिवारों को स्वस्थ बच्चे पैदा करने में सक्षम बनाता है। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि एमआरटी जैसी तकनीकों के माध्यम से वैज्ञानिक आनुवंशिकी में नई सीमाओं की खोज कर रहे हैं, जो वंशानुगत बीमारियों के इलाज के लिए आशाजनक है, ठीक है। हालांकि किसी भी क्रांतिकारी तकनीक की तरह नैतिक विचारों और सुरक्षा चिंताओं को कठोर वैज्ञानिक अनुसंधान और नियामक निरीक्षण के माध्यम से सावधानी पूर्वक संबोधित किया जाना चाहिए। चल रहे अध्ययन इन तरीकों से पैदा होने वाले बच्चों के लिए दीर्घकालिक परिणामों को निर्धारित करने में मदद करेंगे, जबकि सुनिश्चित करेंगे कि इस तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी और नैतिक रूप से किया जाए। जैसे जैसे आनुवंशिकी के बारे में हमारी समझ तकनीकी प्रगति के साथ विकसित होती जा रही है, 3 माता पिता वाले बच्चे प्रजनन, स्वास्थ्य और बीमारी की रोकथाम में नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। विनाशकारी आनुवंशिक विकारों से प्रभावित परिवारों को आशा प्रदान करते हुए हमें ऐसे नवाचार की नैतिक निहितार्थों पर विचार करने के लिए चुनौती देते हैं, ठीक है। तो हमने एमआरटी को पढ़ा और 3 पेरेंट बेबी इसे हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं स्टेम सेल थेरेपी। काफ़ी महत्वपूर्ण है स्टेम सेल थेरेपी। तो स्टेम सेल अविभेदित कोशिकाओं के एक वर्ग को संदर्भित करते हैं, जो विभिन्न विशिष्ट कोशिकाओं में विभेदित हो सकते हैं। इन कोशिकाओं में शरीर में प्रारंभिक जीवन और विकास के दौरान कई प्रकार की कोशिकाओं के विकसित होने की क्षमता होती है। कई ऊतकों में ये कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं को फिर से भरने के लिए एक तरह की आंतरिक मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है। स्टेम सेल थेरेपी स्टेम सेल का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के विकारों का उपचार है, जो गैर गंभीर से लेकर जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले हैं। इन स्टेम कोशिकाओं को बहुत से अलग अलग स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है और इसका उपयोग संभावित रूप में स्वीकृत 80 से अधिक विकारों के इलाज के लिए किया जा सकता है। स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, क्षतिग्रस्त कॉर्निया और कई रोगों के इलाज के लिए किया गया है। स्टेम सेल की खुद को नवीनीकृत करने की क्षमता का उपयोग बीमारी,
क्षतिग्रस्त क्षेत्रों या शरीर के अंगों को बदलने के लिए किया जा सकता है और साथ ही साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने और अस्वीकृति के न्यूनतम जोखिम को कम करने के लिए किया जा सकता है। स्टेम कोशिकाओं के प्रकार, ठीक है। तो पहला देखें तो भ्रूणीय स्टेम कोशिका यानी ESCs। तो ये क्या ESC क्या है? प्रारंभिक अवस्था में भ्रूणों से प्राप्त की जाती है, ठीक है। प्लूरीपोटेंट किसी भी प्रकार की कोशिका में परिवर्तित हो सकती है। नैतिक मुद्दे इनके उपयोग को सीमित करते हैं, ठीक है। तो भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं। इसके बाद है कि वयस्क स्टेम कोशिकाएं अस्थि मज्जा, रक्त, त्वचा जैसे ऊतकों में पाया जाता है, ठीक है। ये सीमित विभेदन की क्षमता होती है और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण जैसी चिकित्सा पद्धतियों में आमतौर पर इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है प्रेरित प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है, यानी कि इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स IPSC सामान्य वयस्क कोशिकाओं को भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं की तरह व्यवहार करने के लिए पुनः प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है, और नैतिक चिंताओं से बचा जा सकता है। और चौथा है प्रसवकालीन स्टेम कोशिका, ठीक है। तो गर्भ नाल रक्त और एमनियोटिक द्रव से प्राप्त होता है। चिकित्सा और अनुसंधान के लिए समृद्ध स्रोत माना जाता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के स्टेम सेल कोशिकाओं के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देख लेते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी के अनुप्रयोग क्या है। तो ये रक्त विकार के इलाज में होता है, उपचार में, जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, थैलेसीमिया, ठीक है, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण द्वारा। तो ये रक्त विकार के इलाज में मदद करता है। फिर तंत्रिका संबंधी रोग में इसका अनुप्रयोग होता है, जैसे पार्किंसन रोग, अल्जाइमर, रीढ़ की हड्डी की चोट, ठीक है। हृदय रोग में इसका इस्तेमाल होता है। तो दिल के दौरे के बाद हृदय की मांसपेशियों की मरम्मत करने में, ठीक है। चौथा है मधुमेह, इंसुलिन उत्पादक बीटा कोशिकाओं के पुनर्जन्म पर शोध होता है, ठीक है। हड्डी रोग उपचार, हड्डी और उपास्थि पुनर्जनन की क्षमता विकसित करने में। त्वचा और जलन, ठीक है, त्वचा प्रत्यारोपण और घाव भरने के लिए स्टेम कोशिकाओं के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। फिर है नेत्र रोग में रेटिना का क्षरण और कोर्निया क्षति के उपचार में इसका इस्तेमाल होता है। तो स्टेम सेल थेरेपी अन्य प्रकार के उपचारों की तुलना में कई लाभ प्रदान करती है, जैसे कि अपक्षयी रोगों का इलाज, मधुमेह, हृदय रोग, रीढ़ की हड्डी की चोट, पार्किंसन और अल्जाइमर जैसे आदि जैसी बीमारियों को अपक्षयी रोग माना जाता है। लेकिन अब स्टेम सेल थेरेपी से इसका इलाज संभव है। वयस्क अस्थि मज्जा से स्टेम सेल कई वृद्धि कारकों के स्राव के कारण रक्त वाहिकाओं और हृदय की मरम्मत के लिए आवश्यक स्टेम कोशिकाओं में विभेदित हो सकते हैं, ठीक है। स्टेम सेल थेरेपी में से क्या है, उपचार में तेजी आई है। यह माना जाता है कि चोटें गंभीर होती है और उन्हें ठीक होने में समय लगता है, लेकिन अब यह तथ्य स्टेम सेल सिद्धांत के उद्भव के साथ कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। जो चोट चाहे जो भी हो, उपचार प्रक्रिया को तेज करता है और व्यक्ति पहले से कहीं ज़्यादा जल्दी अपना सामान्य जीवन शुरू कर सकता है, ठीक है। इससे लाभ यह स्टेम सेल थेरेपी के माने अन्य प्रकार के उपचारों की तुलना में लाभ यह भी है कैंसर के इलाज में कि रक्त स्टेम सेल का इस्तेमाल रक्त रोगों के इलाज के लिए तेज़ी से किया जा रहा है। कीमोथेरेपी जैसे कुछ उपचार रक्त कैंसर के इलाज में उपयोग किए जाते हैं, जिससे अस्थि मज्जा को नुकसान या विनाश का जोखिम शामिल होता है, ठीक है। तो हमने स्टेम सेल थेरेपी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब आगे देखते हैं क्लोनिंग, ठीक है। क्लोनिंग क्या है? तो क्लोनिंग किसी कोशिका या जीव की आनुवांशिक रूप से समान प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। क्लोनिंग प्रकृति में अक्सर देखी जाती है। उदाहरण के लिए जब कोई कोशिका बिना किसी आनुवांशिक परिवर्तन या पुनर्संयोजन के अलैंगिक रूप से खुद की प्रतिकृति बनाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीव कोशिका नाभिकीय
रहित जीव जो होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, जैसे बैक्टीरिया बाइनरी विखंडन या बडिंग का उपयोग करते हैं, अपने आनुवांशिक रूप से समान प्रतिरूप बनाते हैं। यूकैरियोटिक जीवों जैसे कोशिका नाभिक वाले जीवों में देखें, जैसे मनुष्यों में माइटोसिस से गुजरने वाली सभी कोशिकाएं, जैसे त्वचा कोशिकाएं और जठरांत संबंधी मार्ग की कोशिकाएं क्लोन होती है। एकमात्र अपवाद युग्मक यानी कि अंडे और शुक्राणु है, जो अर्धसूत्री विभाजन और आनुवांशिक पुनर्संयोजन से गुजरते हैं। ठीक है, अब क्लोनिंग के प्रकार कौन कौन से हैं तो देखें, तो जीन क्लोनिंग, डीएनए क्लोनिंग। तो ये डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग क्या है? विशिष्ट जीन या डीएनए खंडों की प्रतिलिपियां तैयार करना। ठीक है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, टीका उत्पादन और जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है दूसरे प्रकार की क्लोनिंग है प्रजनन क्लोनिंग। ठीक है, एक संपूर्ण जीव का उत्पादन करना जो आनुवांशिक रूप से दूसरे जीव के समान हो। ठीक है, उदाहरण के लिए डॉली भेड़ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर का उपयोग करके क्लोन किया गया पहला स्तनपायी बनाया गया है डॉली भेड़ को। ये 1996 में बनाया गया था। इसके बाद तीसरा क्लोनिंग का प्रकार है चिकित्सीय क्लोनिंग। चिकित्सा उपचार के लिए मानव कोशिकाओं, उत्तकों या अंगों की क्लोनिंग। उदाहरण देखें तो रोगों जैसे पार्किंसन, रीढ़ की हड्डी की चोट के उपचार के लिए स्टेम कोशिकाएं उत्पन्न करना। ठीक है, तो प्रजनन क्लोनिंग की प्रक्रिया देखें तो SCNT यानी सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। दाता जीव से ये क्या है प्रजनन क्लोनिंग प्रक्रिया? तो दाता जीव से एक सोमेटिक सेल, ठीक है, यानी शरीर कोशिका ली जाती है। इस कोशिका से केंद्रक निकाल दिया जाता है। ठीक है, मादा से एक अंडाणु लिया जाता है और उसका केंद्रक निकाल दिया जाता है। दाता केंद्रक को केंद्रक रहित अंडाणु में प्रविष्ट करा दिया जाता है। अंडे को विभाजित होने और भ्रूण में विकसित होने के लिए प्रेरित किया जाता है। भ्रूण को एक सरोगेट मां में प्रत्यारोपित किया जाता है और एक क्लोन जीव विकसित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रजनन क्लोनिंग के ये जो है SCNT के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्लोनिंग के अनुप्रयोग देखें तो दवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के लिए आनुवांशिक रूप से समान कोशिकाओं का उत्पादन करना, मानव रोगों के अध्ययन के लिए पशु मॉडल बनाना। ठीक है, कृषि में देखें तो रोग प्रतिरोधी उच्च उपज देने वाले पौधों और जानवरों की क्लोनिंग करना। संरक्षण में देखें संकटग्रस्त या विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करना। ठीक है, अनुसंधान आनुवांशिक विकारों को समझने के लिए जीन क्लोनिंग। ठीक है, ये सभी है। इसके बाद है क्लोनिंग के लाभ क्या है? तो क्लोनिंग के लाभ है कि अंगों के पुनर्जनन और उत्तकों की मरम्मत में मदद करना। दूसरा है पौधों और जानवरों में वांछनीय गुणों को संरक्षित करना। उसके बाद है लुप्त प्राय प्रजातियों को बचा सकती है। ठीक है, और दवा परीक्षण और अनुसंधान में उपयोगी हो सकता है। अब आगे हम लोग देखें SCNT दैहिक कोशिका परमाणु स्थानांतरण। ठीक है, तो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र यानी कि SCNT, जिसे न्यूक्लियर ट्रांसफ़र भी कहा जाता है, कृत्रिम भ्रूण जुड़वा से अलग प्रक्रिया का उपयोग करता है, लेकिन यह वही परिणाम देता है, एक व्यक्ति की सटीक आनुवांशिक प्रतिलिपि या क्लोन तैयार करना। डॉली भेड़ बनाने के लिए इसी विधि का इस्तेमाल किया गया था। तो SCNT का मतलब क्या है? दैहिक कोशिका। दैहिक कोशिका शुक्राणु और अंडाणु के अलावा शरीर में मौजूद कोई भी कोशिका होती है। जो प्रजनन कोशिका के दो प्रकार हैं। प्रजनन कोशिकाओं को जर्म सेल भी कहा जाता है। स्तनधारियों में प्रत्येक दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों के 2 पूरे सेट होते हैं, जबकि जर्म कोशिकाओं में केवल एक पूरा सेट होता है। ठीक है, नाभि एक कंपार्टमेंट है जो कोशिका के DNA को धारण करता है। DNA को गुणसूत्र नामक पैकेजों में विभाजित किया जाता है और इसमें क्या है, जीव बनाने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है। यह हमारे DNA में छोटे छोटे अंतर होते हैं जो हम में से प्रत्येक को अद्वितीय बनाते हैं। स्थानांतरण, तो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। डॉली बनाने के लिए शोधकर्ताओं ने एक वयस्क मादा भेड़ से सोमेटिक सेल को अलग किया। ठीक है, इसके बाद
उन्होंने एक अंडे की कोशिका से नाभिक और उसके सभी डीएनए को हटा दिया। फिर उन्होंने दैहिक कोशिकाओं से नाभिक के अंडे को की कोशिका में स्थानांतरित कर दिया। कुछ रासायनिक बदलाव के बाद अंडा कोशिका अपने नए नाभिक के साथ एक ताज़ा निषेचित अंडे की तरह व्यवहार कर रही थी। यह एक भ्रूण के रूप में विकसित हुआ जिसे सरोगेट मां में प्रत्यारोपित किया गया और पूर्ण अवधि तक ले जाया गया। स्थानांतरण चरण अक्सर अंडे और दैहिक कोशिकाओं की झिल्ली को जोड़ने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, डॉली नामक मेमना वयस्क मादा भेड़ की हूबहू आनुवंशिक प्रतिकृति है जिसने दैहिक कोशिका दान की थी। वह वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी था। ठीक है, SCNT भ्रूण बनाने के प्राकृतिक तरीके से किस प्रकार से भिन्न है वो देखें। तो भ्रूण की सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 पूरे सेट होते हैं। निषेचन और SCNT के बीच का अंतर यह है कि वे 2 सेट कहाँ से आते हैं। ठीक है, निषेचन में शुक्राणु और अंडाणु के प्रत्येक में गुणसूत्रों का एक सेट होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु जुड़ते हैं तो वे 2 सेटों वाले भ्रूण में विकसित होते हैं, एक पिता के शुक्राणु और दूसरा माता के अंडे। SCNT में अंडे की कोशिका के गुणसूत्र का एकल सेट हटा दिया जाता है। इसे एक दैहिक कोशिका से नाभिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, जिसमें पहले से ही गुणसूत्रों के 2 पूरे सेट होते हैं, इसलिए परिणामी भ्रूण में गुणसूत्रों के 2 सेट दैहिक कोशिका से आते हैं। ठीक है, तो यही अंतर है। SCNT भ्रूण जो है प्राकृतिक तरीके में अंतर यही है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज चार जो टॉपिक है उस पर चर्चा की। उसमें हमने क्लोनिंग के बारे में पढ़ा, इससे पहले स्टेम सेल थेरेपी के बारे में पढ़ा। ठीक है, स्टेम सेल थेरेपी के बाद जो है इससे पहले हम लेंगे 3 पेरेंट बेबी के बारे में पढ़ा और ये CRISPR-Cas9 के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।